लोगों को विट्ठल टेम्पल और विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में एक्सप्लेन किया था। एंड इसके बारे में मैंने आप लोगों को इनके फीचर्स जो थे वो एक्सप्लेन किए थे कि विट्ठल टेम्पल जो है वो विष्णु के फॉर्म को वर्शिप की जाती है वहां पर और उनको रिप्रेजेंट करता है, और विरूपाक्ष टेम्पल जो है वो शिव भगवान को डिनोट करता है। और वहां पर किस तरीके से जो है हर साल एनुअली उनका जो मैरिज सेरेमनी है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। ये मैंने आप लोगों को कल डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जो आवाज नहीं आ रही मैडम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी आवाज कट रही है वो मैंने आपको बताया था। जो टेम्पल नेटवर्क नहीं आ रहा मैम, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ। अब आ रही है? हेलो, यस मैम अब आ रही है। यस मैम हाँ अब आ ठीक रही है। है। हाँ जी, तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि यहाँ विट्ठल टेम्पल जो है उसकी वो फिर नहीं आ रही मैडम। मैम मैम आपकी फिर से आवाज नहीं आ आपकी रही। आवाज से बनाया गया है वो गोपुरम और मंडपास, ठीक है। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। अब हेलो हेलो, एक मिनट एक मिनट। हाँ अब आ रही है? हेलो, यस मैम। अब आ रही है ना? ओके, हाँ मैम आ रही है। हाँ बेटा, वो ना स्पीकर नीचे हो गया था, है ना। तो जो है ना, आप सुनेंगे ध्यान से। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि करने का मौका दिया जाए, ये पार्टी को फिर से सरकार में ला सकते हैं। 3 साल बाद जो चुनाव होना है गौरव बंद करो भाई से। गौरव, हाँ जी, तो मैंने आप लोगों को बेटा कल विट्ठल टेम्पल और विरूपाक्ष टेम्पल के फीचर्स एक्सप्लेन किए थे। और मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया था कि विजयनगर एम्पायर के स्पेशल फीचर्स क्या थे, उनके जो आर्किटेक्चर था उसकी स्पेशलिटी क्या थी। मैंने आपको बताया था बेटा गोपुरम और मंडपास के बारे में। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द मॉन्यूमेंट्स एंड द बिल्डिंग्स एंड इट इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड। ये लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का रह गया है। एंड आप लोगों को कल मैंने लिंक भेजा था, उसमें से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने जो अपनी हैंडराइटिंग में नोट करके दिए थे, आपको वही क्वेश्चंस जो है उसमें से नोट करने हैं, वही क्वेश्चंस करने हैं। और जो उससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे डियर स्टूडेंट्स, वो भी आप लोगों को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। सो टुडे इस टॉपिक को मैं कंक्लूड करूंगी, हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट एंड इस चैप्टर में आप लोगों को सोर्सेज वाले जो क्वेश्चन दिए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो सोर्सेज गिवन है इस चैप्टर में वो भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ने हैं। सो नाउ हम पढ़ने वाले हैं last topic of this lesson. We have been examining a wealth of information on विजयनगर, और हमारे पास विजयनगर एम्पायर की इंफॉर्मेशन की जो वेल्थ है वो क्या है। वी हैव मॉन्यूमेंट्स, जो रूइंस है उसके, बिल्डिंग्स है, और जो प्लान्स है, एलिवेशंस है, फोटोग्राफ्स है, जो है ना स्ट्रक्चर्स है, एंड इसके अलावा स्कल्पचर्स है। तो ये सब हमारे पास सोर्सेज है और इनसे हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। अब हम देखेंगे कि हाउ वाज ऑल ऑफ दिस प्रोड्यूस्ड, एंड आफ्टर द इनिशियल सर्वेज बाय मैकेंजी इंफॉर्मेशन वाज पीस्ड टुगेदर फ्रॉम ट्रेवलर्स अकाउंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। देखो, लॉर्ड मैकेंजी, इसके अलावा हमारे जो इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस और इसके अलावा अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स, इन सबको जोड़ा गया, इन सबको कंबाइन किया गया, इन सबको एक साथ जो है ना रख करके फिर स्टडी की गई, और उसके बाद जो है विजयनगर एम्पायर के बारे में हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस दी गई।
Through the 12th century, through the 20th century, the site was preserved by the Archaeological Survey of India. अब हम ये जानते हैं ना कि जो हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, और हम्पी ये एक हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो हम्पी क्या है? अब हम्पी हमारी नेशनल इम्पोर्टेंस साइट है, दैट इज वाई इसको ये रिकॉग्नाइज करते हुए इसको हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर किया है। एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम्स इन 1976 हम्पी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एंड देन इन द 1980s an important project was launched document the material remains at विजयनगर। माने विजयनगर एम्पायर में जो मटेरियल रिमेन्स थे उन सबको जो है ना उन पर एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए इन डिटेल थ्रू एक्सटेंसिव इंटेंसिव सर्वेज, बहुत जबरदस्त बहुत बड़े लेवल पर सर्वेस किए गए, और उसके बाद जो है ना यूजिंग अ वैरायटी ऑफ रिकॉर्डिंग टेक्निक्स के बहुत सारे नए नए तरीके अपनाए गए, जिससे कि इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की गई। Over nearly 20 years, dozens of scholars from all over the world worked to complete and preserve this information. देखो पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे स्कॉलर्स इकट्ठा हुए और उन सब ने बहुत मेहनत की इस इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने में और ये इंफॉर्मेशन जुटाने में, ये इंफॉर्मेशन बनाने में। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो मैपिंग की गई, सर्वे किए गए, वो मैपिंग सर्वे बहुत डिटेल में किए गए, और इस जब मैपिंग की गई या जब सर्वे किए गए तो उस सर्वे में या जो मैप बनाने में जो पहला स्टेप उठाया गया वो था कि इट वाज टू डिवाइड द एंटायर एरिया इनटू ए सेट ऑफ 25 स्क्वायर्स। माने सबसे पहले तो जब इसकी मैपिंग की गई तो पूरा एरिया जो है उसको 25 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया गया, और जब इसे 25 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया गया तो डियर स्टूडेंट्स वी हैव 26 अल्फाबेट्स, एंड 26 अल्फाबेट्स में से 25 अल्फाबेट्स वर यूज्ड टू गिव द नेम टू ईच स्क्वायर। हर स्क्वायर को एक अल्फाबेट का नाम दिया गया, तो जो 25 स्क्वायर बनाए थे उनको 25 अल्फाबेट से डिनोट किया गया। Only one alphabet was excluded, one alphabet was not used, and that alphabet was I. I alphabet was not used. You will see on page number 189 आपको यहाँ पर जो है ना वो जो है मैप बना के दिया गया है, और इस मैप में जो है ना आप ABCDE आप जो है ना 5 स्क्वायर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, और सिर्फ एक I अल्फाबेट जो है वो इसमें यूज नहीं किया गया है, GH, और उसके बाद जो है ना J है, I नहीं यूज किया है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि then each of the small squares was subdivided into a set of even smaller squares. इसके बाद जो ये एक स्क्वायर है इसको और छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया था, बट दिस वाज नॉट ऑल, ईच ऑफ दीज स्मॉलर स्क्वायर्स वाज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू येट स्मॉलर यूनिट्स, और फिर उनको भी और छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया गया। इस तरीके से जो है ये मैप बनाए गए और इस तरीके से सर्वे किया गया, और ये इस तरीके से ये पता लगाया गया कि स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पे कैसे बनाए गए थे। आप देखेंगे हम ये जो मैप देख रहे हैं पेज 189 पर, ये दो आप लोगों को स्केल दिए गए हैं यहाँ पे, एक तो N का स्केल है और जो है एक ऊपर है जिसमें ए डिटेल्ड मैप ऑफ द साइट आपको दिया गया है। इसमें मैंने आपको बताया कि 25 अल्फाबेट्स आर बीइंग यूज्ड इन दिस मैप एंड I अल्फाबेट इज रिमूव्ड, I अल्फाबेट इज नॉट यूज्ड। अब हम ये देखेंगे दिस इज वेरी पेंसटेकिंग वर्क, बहुत मेहनत करने वाला काम, बहुत मेहनत वाला काम था, और इस मेहनत वाले काम को क्यों किया गया? क्योंकि ये हमारी एंशिएंट साइट है, ये हमारी रिच हेरिटेज है, ये हमारा कल्चर है, ये हमें वर्ल्ड में हमारी हेरिटेज वाइज जो है ये हमें ऊपर पहुंचाता है, इसीलिए हम इसको जो है ना प्रिजर्व करते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे हम कि
thousands ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है ना उसको ट्रेस किया गया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की गई, फ्रॉम टाइनी श्राइन्स एंड रेजिडेंसेस टू एलाबोरेट टेम्पल्स, छोटे से लेकर के बड़े तक। मैंने आपको बताया कि ये तो हम पूरा चैप्टर ही विजयनगर एम्पायर, इट वाज its great achievement was its buildings, its monuments, it was known for these things। तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा, जब देखो रियून होने के बाद भी, मैंने आपसे बताया था कि ये 1565 में इसको जो है ना पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके बावजूद भी इतने यहाँ पर बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं। दिस इज अ वेरी बिग थिंग टू नोट। They have also led to the recovery of traces of roads, paths and bazaars। अब यहाँ देखो डियर स्टूडेंट्स कि बिल्डिंग्स अगर है यहाँ पर तो जरूरी है कि यहाँ पर जो है रोड्स भी होंगे, पाथ्स भी होंगे, रास्ते भी होंगे, बाजार भी होंगे। तो इनके बारे में भी यहाँ पर जो है ना जब ये सर्वे किया गया, मैप जब बनाए गए, पॉइंटिंग जब की गई, तब इनके बारे में पता चला कि कहाँ पर बाजार बने होंगे, कहाँ पर जो है जो रास्ते होंगे, कहाँ पर रोड्स होंगी, कहाँ पर गलियां होंगी, ये सब चीजें भी जो है ना रिकॉग्नाइज की गई। The latter have been located through finds of pillars, bases and platforms, all that remains of thriving markets, है ना। तो अब ये कैसे पता चला कि मार्केट है या ये जो है ना गलियां होंगी, ये जो है ना पता लगाया गया। यहाँ पे जो है ना पिलर्स और जो प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल हुए हैं, उससे ये बात का पता लगाया गया है कि यहाँ पर मार्केट्स होंगे या यहाँ पर गलियां होंगी या यहाँ पे रूट्स होंगी। It is worth remembering something that John M. Fitz, George Michel and M.S. Nagaraja Rao, who worked for years at the site। ये तीन जो मैं आपको नाम बता रही हूँ, जॉन एम फ्रिट्स, जॉर्ज मिशेल एंड M.S. Nagaraja Rao, who worked for years at the site, wrote, in our study of these monuments of Vijayanagar, we have to imagine a whole series of vanished wooden elements। इसके बाद देखो कि वुडन एलिमेंट्स माने लकड़ी का जो काम है, यहाँ पे लकड़ी के जो चीजें इस्तेमाल किए गए हैं वो भी इनको ध्यान में रखनी है। उसमें कॉलम्स यूज किए गए हैं, ब्रैकेट्स यूज किए गए हैं, बीम्स यूज किए गए हैं, सीलिंग्स वुडन के हैं, ब्रैकेट्स बनाए गए हैं, सीलिंग्स एंड ओवरहैंगिंग जो है ना ईव्स हैं एंड टावर्स हैं, डेकोरेटेड विद प्लास्टर एंड पेंटेड परहैप्स ब्राइटली। इसके बाद जो है ना उनको प्लास्टर से भी डेकोरेट किया गया है और उन पर पेंटिंग भी की गई है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है विजयनगर एम्पायर की। Although wooden structures are lost and only stone structures survive। अब आप जानते हैं ना कि वुडन स्ट्रक्चर तो अब तक सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो वुडन स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो चुका है, लॉस्ट है वो, लेकिन जो स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं वो अभी भी सर्वाइव करते हैं। The descriptions left by travelers allow us to reconstruct some aspects of the vibrant life of the times। जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो हमारे ट्रैवलर्स हैं, वो हमें बताते हैं कि उस समय उनके जो अकाउंट्स हैं उनसे हमें पता लगता है कि यहाँ का जो लाइफ थी वो बहुत ही जो है ना वाइब्रेंट थी, बहुत ही जो है ना शानदार थी, बहुत ही जो है ना ये डेवलप्ड कल्चर था यहाँ पर। और मार्केट्स या जो भी विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड थे, मतलब कहना चाहिए आपको कि प्रॉस्पर था और जो है ना एक वेल्दी था। कहने का मतलब है कि यहाँ जो है मतलब बहुत ज्यादा लोग गरीब नहीं थे, या यहाँ की जो कंडीशंस थी वो अच्छी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पर अवेलेबल था, मिनरल्स यहाँ अवेलेबल थी, वाटर टैंक्स यहाँ पर अवेलेबल थे। तो उन सब से हम कह सकते हैं कि these all things were the great achievements of the विजयनगर एम्पायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये समझेंगे कि हम लोगों ने इस विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत सारी चीजें सर्च की हैं और हमारे स्कॉलर्स ने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस दी हैं, नो डाउट। और हम इनके बिहाफ पर आपको बार बार कह रहे हैं कि दिस वाज द ग्रेट एम्पायर, दिस वाज द वेरी बिग एम्पायर, एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स हमें मिली हैं, ये सब हम चीजें आपको बता रहे हैं। अब हम जो है ना आपको कुछ ऐसे जो है ना फैक्ट्स बताएंगे कि जिनके आंसर्स अभी भी हमें नहीं मिले हैं, ठीक है। सो वी वांट टू फाइंड आउट, वी आर इन सर्च ऑफ आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। ये कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स अभी भी हम खोज रहे हैं? Buildings that survive tell us about the way spaces were organized and used and how they were built।
अब जो बिल्डिंग्स अवेलेबल है वहां पर, उन बिल्डिंग को देख करके हम ये तो पता लगा सकते हैं कि ये कैसे यूज की जाती थी और इनको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, और कैसे इनको बनाया गया था, ठीक है, विद व्हाट मटेरियल्स एंड टेक्निक्स, माने कौन सी टेक्निक से बने हैं, किस मटेरियल से बने हैं, कैसे इनको ऑर्गेनाइज किया गया, ये कैसे क्या जो है ना किस तरीके से इसको यूज किया जाता था। For example, we can assess the defense requirements and military preparedness of a city by studying its fortifications. अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि when I explained you about the fortification of the Vijayanagar Empire, तो आप इस बात से बहुत अच्छा आसानी से अंदाजा आपने लगा लिया होगा कि it was a very safe and secure empire, और उसकी सेफ्टी के लिए बहुत ही जो है ना यहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत ही सख्त डिसीजंस लेते थे, और उन्होंने अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्टिफिकेशन सिस्टम को एडप्ट किया था। तो आप ये जान सकते हैं कि फोर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। जब आप ये देख रहे हैं कि फोर्टिफिकेशन से उन्होंने अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट किया था, तो ये भी तो आपको पता लगेगा कि फोर्टिफिकेशन इसलिए जरूरी था बिकॉज यहाँ पर दूसरे दूसरे रीजन्स के लोगों से अटैक का डर रहता था, माने कि इट वाज आल्सो फेल्ट कि यहाँ पर कोई भी रीजन का रूलर जो है या किंगडम जो है या कोई भी किंग जो है वो यहाँ पे अटैक कर सकता है। दैट इज व्हाई फोर्टिफिकेशन वाज डन, इसलिए फोर्टिफिकेशन किया गया था। इसके बाद देखेंगे कि बिल्डिंग्स आल्सो टेल अस अबाउट द स्प्रेड ऑफ आइडियाज एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। अब देखो किसी बिल्डिंग को अगर हम देखते हैं तो हम बिल्डिंग को देख करके ये भी पता लगाते हैं कि इस बिल्डिंग में, मतलब बिल्डिंग को देखने से जो बनाने वाला है, जिसने उसको बनवाया है, उसके क्या आइडियाज रहे होंगे, उसकी क्या थिंकिंग रही होगी, उसके क्या बिलीफ्स रहे होंगे, ये भी हमको पता चलता है। उस पर क्या कल्चरल इन्फ्लुएंस रहा होगा, ये भी हमें पता चलता है। जैसे कि हमने कहा कि जो है ना डेक्कन में जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी उसमें जो है इस्लाम का या जो है ना क्या इस्लाम रिलीजन के आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे सल्तनत जो है ना वो डेवलप हुई थी। तो जो सुल्तान थे उन पे जो है ना जो टर्किश रूलर्स थे उनका इन्फ्लुएंस था। तो वहां पर जो है ना जो मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस उस पर दिखाई देता था। तो इसी तरीके से मैंने आपको ये भी बताया था कि विजयनगर एम्पायर में बहुत सारे कल्चर्स के लोग इकट्ठा रहते थे। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड जो है ना डिफरेंट रिलीजन्स को वो फॉलो करते थे। तो उनके जो भी आर्किटेक्चर का स्टाइल था उसको भी वो भी इन्फ्लुएंस होती थी। यहाँ की जो बिल्डिंग्स है उन विचारों से इन्फ्लुएंस्ड थी, माने प्रभावित थी, माने उनके विचार जो है वो बिल्डिंग्स में दिखाई देते थे। They convey ideas which the builders or their patrons wished to project। अभी देखो मैंने आपको अभी ये वाली बात बताई है कि मैं अगर कोई बिल्डिंग बनवाऊंगी तो उस बिल्डिंग को बनाने में जो मेरा जो आइडिया होगा, जो मेरा विचार होगा, जो मेरी थिंकिंग होगी, वो उस बिल्डिंग में साफ नजर आएगी, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग उसको बनवाऊंगी। ठीक है, साथ में मेरा तो होगा ही होगा, साथ में जो उसको बनाने वाले हैं उनका भी इन्फ्लुएंस उसमें नजर आएगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम। दे आर ऑफन सफ्यूज्ड विद सिंबल्स व्हिच आर अ प्रोडक्ट ऑफ देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, है ना। ये अलग अलग सिंबल्स को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं जो कि उनके अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है। These way we can understood when we combine information from other sources। इन चीजों को हमें ये चीजें हमें कैसे पता लगेंगी, जब हम अलग अलग सोर्सेस का जो जैसे लिटरेचर है, इंस्क्रिप्शंस है, पॉपुलर ट्रेडिशंस है, जब हम इन सबको कंबाइन करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये डिफरेंट कल्चर्स को इंडिकेट करते हैं या डिफरेंट जो है ना इनके आइडियाज हैं। Investigations of architectural features do not tell us what ordinary men, women and children comprising the vast majority of the people who lived in the city and its outskirts thought about these impressive buildings. Once again, हम आकर के कहाँ रुक जाते हैं कि we have detailed information about the rulers, about the kings, but we do not have information about the ordinary people.
अब हमने जो आर्किटेक्चरल फीचर्स आपको बताए, मैंने आप लोगों को बिल्डिंग्स के बारे में बताया, हमने इस चैप्टर में इतने सारे टेम्पल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। कहीं पर भी हमें ये नहीं पता लग रहा है कि व्हाट डू ऑर्डिनरी पीपल थिंक अबाउट दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स, दीज बिल्डिंग्स, इनके बारे में ऑर्डिनरी लोग जो थे ना, उनका क्या आइडिया था, वो क्या सोचते थे, उनके क्या विचार थे, उनकी क्या सोच थी, उनका क्या विजन था, दृष्टिकोण था। और जबकि हमेशा ऐसा ही होता है, अभी भी ऐसा ही है कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, दे कंप्राइज ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। और कहीं चाहे वो मंदिर हो या चाहे कहीं कोई इंपॉर्टेंट सिटी हो, चाहे कोई वो इंपीरियल सिटी हो, उसके आसपास जो लोग रहेंगे वो कौन होंगे? ऑर्डिनरी पीपल। तो ये जो इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स जिनके बारे में अभी मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, उन इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स के बारे में जो ऑर्डिनरी पीपल थे, व्हाट डू दे थिंक, उनकी क्या विचार थे, वो क्या सोचते थे। Would they have had access to any of the areas within the royal center or the sacred center? सवाल क्या है हमारा? सवाल ये है, क्या वो सेक्रेड सेंटर और रॉयल सेंटर तक जा सकते थे, या उनको केवल बाहर के जो उनके फोर्टिफिकेशंस की जो लाइंस थी, वहीं तक उनको रोक दिया गया था? क्या वो अंदर तक पहुंचते थे? क्या वो कभी कभी जाते थे या नहीं जाते थे? ये हमारे पास सवाल है। हम ये जानना चाहते हैं, इनके आंसर्स मालूम करना चाहते हैं कि इनके आंसर्स हमारे पास नहीं है। हमें नहीं पता कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, वर दे अलाउड टू एंटर द सेक्रेड सेंटर और वर दे अलाउड टू एंटर द रॉयल सेंटर? वी डू नॉट नो। फिर वुड दे हरी पास्ट द स्कल्पचर or would they pause to see, reflect and try and understand its complicated symbolism? यहाँ पर जो ये स्कल्पचर है, यहाँ पर क्या वो रुकते थे, क्या वो देखते थे उनको, क्या रिफ्लेक्ट करते थे, क्या समझते थे, क्या ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिंबोलिज्म है, ये सब के सब जो है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करते थे? ये भी हमारे पास अनसुलझे सवाल है। And what did the people who worked on these colossal construction project thinks of the enterprises to which they had contributed their labor? जो लोग यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं और जो लोग इतनी मेहनत से इसको जो है ना इसको स्टडी कर रहे हैं, and what did the people who worked on these colossal construction, इन कोलोजल कंस्ट्रक्शंस पर जिन लोगों ने काम किया, जिन्होंने इन बिल्डिंग्स को बनाया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, थिंक ऑफ द एंटरप्राइजेस, वो उन एंटरप्राइजेस के बारे में क्या सोचते थे, उनके क्या व्यूज रहे होंगे, टू विच दे हैड कंट्रीब्यूटेड देयर लेबर। सपोज करो कि भाई कोई मजदूर जो है, वो जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनवाया, उन मजदूरों की क्या थिंकिंग थी उस ताजमहल को बनाने में। उन्होंने इस इतनी बड़ी इमारत को बनाया, तो इस इमारत को बनाने में उनके क्या विचार थे कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, उससे उनको क्या मिलेगा, वो अपना लेबर किसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। While rulers took all important decisions, अब देखो डिसीजंस यहाँ पर कौन लेता था? डिसीजंस इज ऑलवेज टेकन बाय द रूलर्स। डिसीजन इज ऑलवेज टेकन बाय द रूलर्स। डिसीजन लेने में जो है ना, ऑर्डिनरी पीपल का तो कोई रोल ही नहीं होता है, ठीक है। तो बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्ट की करवाई गई थी, दीज वर कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर्स। दिस वाज देयर मोनोपोली राइट, है ना, टू बी कंस्ट्रक्टेड, द साइट, द मटेरियल टू बी यूज्ड एंड द स्टाइल टू बी फॉलोड। यहाँ सब कुछ जो है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, यहाँ सब कुछ कौन तय कर रहा है? द रूलर्स। माने कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, किस मटेरियल का बनाना है, किसके लिए बनाना है, एवरीथिंग वाज डिसाइडेड बाय द रूलर्स। द मटेरियल टू बी यूज्ड एंड द स्टाइल टू बी फॉलोड, हु possess द स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर सच इनॉर्मस एंटरप्राइजेस। यहाँ पर इतनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज किसको होती थी? हम कोई बिल्डिंग बनवाते हैं, हम आर्किटेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो यहाँ पर इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन किसके पास होती थी? कौन होता था इस काम को करने वाला? Who drew up the plans? कौन प्लान बनाता था? कौन इसका आर्किटेक्ट होता था? कौन डिजाइन करता था?
मेसन्स कहाँ से आते थे, स्टोन कटर्स कहाँ से आते थे, स्कल्प्टर्स कहाँ से आते थे, मूर्ति बनाने वाले कहाँ से आते थे, पत्थर कैसे काटा जाता था। बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती थी। क्या उस समय इतना ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल थी? ये हमारे लिए सोचने की बात है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेसन्स, स्टोन कटर्स, स्कल्प्टर्स, ये सब जो इंजीनियरिंग स्किल्स, हमारे स्किल्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती थी, वर दे अवेलेबल एट दैट टाइम। शानदार बात है ये। इसका मतलब लोगों को नॉलेज थी, अगर बने हैं तो हमारे सामने लाइव एग्जांपल्स हैं। वर दे कैप्चर्ड स्कल्प्टर्स हु डिड द एक्चुअल बिल्डिंग कम फ्रॉम, ये जो एक्चुअल बिल्डिंग जो बनाने वाले हैं या जो मूर्तियां बनाने वाले हैं वो कहाँ से आते थे? क्या वो लोकल थे या कहीं बाहर से आते थे, किसी दूसरे रीजन से आते थे, किसी दूसरे कंट्री से आते थे? ये सोचने का विषय है। वर दे कैप्चर्ड ड्यूरिंग द वॉर फ्रॉम नेबरिंग रीजन्स। अब जो लेबर है, आप देखेंगे, मैंने अभी आपको इससे पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो लेबर है वो लेबर कहाँ से आता था। क्या लड़ाई के दौरान जिन लोगों को बंदी बना लिया जाता था, क्या वॉर कैप्टिव्स को लेबर के रूप में यूज किया जाता था? क्योंकि इतनी सारी बिल्डिंग्स है यहाँ पर, तो उनको कैसे बनाया गया, कैसे जो है ना ये सब पॉसिबल हुआ, इतना वर्कर, इतना लेबर कहाँ से आया? और उनको वेजेस की दिया, क्या दी जाता था? उनको क्या वेजेस दी जाती थी? क्या राशन पानी दिया जाता था या उनको पैसा दिया जाता था, उनको मनी दिया जाता था? व्हाट काइंड ऑफ वेजेस डिड दे गेट? हु सुपरवाइज द बिल्डिंग एक्टिविटी? अब सुपरविजन भी तो कोई करेगा। कौन सुपरवाइज करता था, कौन चेक करता था कि जो मेसन्स है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो ईंटें जो है ठीक लगा रहे हैं, पत्थर ठीक लगा रहे हैं, उस मतलब सफाई से काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें नोटिस की जाती थी। हाउ वाज बिल्डिंग मटेरियल ट्रांसपोर्टेड? इतने बड़े बड़े गोपुरम बनाए गए हैं, तो ये इतने बड़े बड़े गोपुरम जो है इतनी ऊंचाई तक कैसे जाते थे? क्या क्रेन थी उस समय पर? है कैसे उनको उतनी ऊंचाई तक पत्थरों को लेके जाते थे? सोचने का विषय है। How was building material transported and where did it come from? These are some of the questions that we cannot answer by merely looking at the buildings or their remains. हम किसी बिल्डिंग को ध्यान से देखते रहे, लेकिन क्या उस बिल्डिंग को देखने भर से हमें ये पता लग जाता है कि उस बिल्डिंग में जो मटेरियल है वो कहाँ से आया होगा, उस बिल्डिंग को किसने बनाया होगा, उस बिल्डिंग का जो उस बिल्डिंग को जो लेबर कहाँ से आया होगा, किसने इसको सुपरवाइज किया होगा? very hard to answer all these questions. Continuing research is going on. रिसर्च अभी भी हो रही है फर्दर क्लूज निकालने के लिए कि कब क्या कैसे हुआ होगा, किसने किया होगा। ये हमारे पास अभी तक तो अनसुलझे सवाल है, हो सकता है नियर फ्यूचर में इनके आंसर्स मिल जाए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर तो हो गया खत्म, लेकिन इसमें आप लोगों को जो टाइम लाइन है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं वो भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं, सोर्सेज जो है वो भी आप लोगों को पढ़ने हैं। कुछ जो है सोर्सेज बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, और इसमें देखेंगे आप कि पेज नंबर 193 पर टाइमलाइन है जिसमें मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स दिए गए हैं। तो ये तो 1200 टू 1300 यहाँ पर दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश होना शुरू हो गया था। दिल्ली सल्तनत माने दिल्ली में जो है ना टर्किश रूल जो है ना वो शुरू हो गया था। तुर्की जो है लोग, अफगान जो है वो आने लग गए थे। 1300 से 1400 तक इसमें आपको बताएंगे 1300 टू 1400 इट वाज द पीरियड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। इसके अलावा बहमनी किंगडम एस्टेब्लिश हुआ था एंड सल्तनत इन जौनपुर, कश्मीर एंड मद्रास। सल्तनत जौनपुर, कश्मीर और मद्रास में एस्टेब्लिश हो गई थी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स 1400 टू 1500 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गजपति किंगडम्स, ये मैंने आपको बताया था उड़ीसा में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सल्तनट्स ऑफ गुजरात एंड मालवा, ठीक है। इसके बाद सल्तनत अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा में बीरड़। 1500 टू 1600 कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा बाय द पोर्टुगीज, इस समय पे पोर्टुगीज आने लग गए थे इंडिया में 1498 में, और 1510 में कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा माने गोवा को उन्होंने जीत लिया था पुर्तगालियों ने।
इसके बाद कॉलेप्स ऑफ द बहमनी किंगडम, यहाँ पे बहमनी किंगडम कॉलेप्स हो गया था। एंड देन एमरजेंस ऑफ द सल्तनत ऑफ गोलकुंडा, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर बाय बाबर, ये 1526 में हुआ था, बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत, ठीक है। देन इसके बाद जो है ना कुछ इसमें लैंडमार्क्स है जो कि इम्पोर्टेंट है, कब जो है ना हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, और 1800 में कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर एक्सकवेशंस का काम शुरू हो गया था। 1856 में यहाँ पे फोटोग्राफ्स और जो एपिग्राफिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर सर्वे करना शुरू कर दिया था, फोटोग्राफ्स लेना शुरू कर दिया था, स्टडी करना शुरू कर दिया था, और बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए थे इस साइट के बारे में जानने के लिए। 1876 में J.F. फ्लीट बिगिंस डॉक्यूमेंटिंग द इंस्क्रिप्शंस ऑन द टेम्पल वॉल्स एट द साइट, माने कि जो टेम्पल की वॉल्स पर इंस्क्रिप्शंस हैं उनको जो है ना उन पर डॉक्यूमेंटिंग शुरू कर दी थी। 1902 में कंजर्वेशन बिगिंस अंडर जॉन मार्शल। 1986 हम्पी वाज डिक्लेयर्ड एट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया में जो है ना 1976 और 1980 में डिक्लेयर किया था, और 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया था बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसको जो है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद डियर्स जो है ना इसमें कुछ पेज नंबर्स 191 पे सोर्स 5 दिया हुआ है, ये आप लोग एक बार रीड करेंगे। क्वेश्चन इसमें पेज नंबर पेज नंबर 180 पर है, ए हाउस ऑफ विक्ट्री, ये आपको बताया इसमें, ये महानवमी डिब्बा के बारे में है। This is what Pius had to say about the audience hall and the महानवमी डिब्बा। देखो जो डोमिंगो पाइस था इसके बारे में ना जो है ना महानवमी डिब्बा के बारे में उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन क्या थी। मैंने आपको कल जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें ये क्वेश्चन मैंने दिया था, तो उसका आंसर भी यहाँ पर है, लेकिन मैंने आपको जो लिंक दिया था उसमें इनके आंसर्स अवेलेबल थे, वो मैंने सेलेक्ट करके दिए थे आपको, ठीक है। आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने दिए हैं, सारे करोगे बहुत ज्यादा काम हो जाएगा और हेक्टिक हो जाएगी, आपको नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें है। इसके बाद आता है आपका पेज नंबर है सोर्स 4, हाउ टैंक्स वर बिल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैंक्स कैसे बनाए गए थे, ये भी सोर्सेस में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन फाइंडिंग आउट अबाउट द सिटी, मतलब कहने का ये है इन ऑल कि एक सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं है जो इस चैप्टर में से आप छोड़ सकते हैं। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर वंस ट्वाइस थ्राइस एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, जब तक आपको समझ न आए तब तक आप इसे पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, आप बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने को तैयार हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो है ना इसमें आप लोगों को थोड़ा मैप का भी काम करना होगा, मैप आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, और जो ये गजपति, अश्वपति और नरपति ये टर्म्स हैं ये भी आपको करनी है। सोर्स 2 दिया है किंग्स एंड ट्रेडर्स के बारे में, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। इन ऑल यू हैव टू, कॉलिन मैकेंजी का सोर्स 1 दिया है आपको पेज नंबर 171 पर, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है इसमें से 1 वर्ड आंसर्स जो है वो आप लोग इसमें से निकाल लीजिए, और जो क्वेश्चंस आंसर्स मैंने आपको दिए हैं वो भी आप इसमें से कर लीजिए। अच्छा, अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मुझे अभी तक भी पॉलिटिकल साइंस का काम नहीं दिया है, उसमें से सरिता और मनीष और प्रशांत, आप मुझे इन जो है ना रिपोर्ट नहीं दे रहे हो कि आपका काम कितना हुआ है और कितना पेंडिंग है, ठीक है। काफी टाइम हो चुका है, टिल नाउ आई सपोज कि आपका काम हो जाना चाहिए। तो मनीष का प्रशांत, ये दो तो यहाँ पर है, मनीष प्रशांत, फिर है सरिता के बाद है पीयूष, और पीयूष के बाद सुरजीत को क्या हुआ है, सुरजीत नहीं पलट रहा, सुरजीत जो है ना क्लास में भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे। तिशा और आशीष गहलोत आपका चैप्टर 9 मेरे पास नहीं आया है, तो ये 4-5 बच्चे अभी रह गए हैं जिनका काम मेरे पास अभी चैप्टर 9 का नहीं आया है।
एंड आई एक्सपेक्ट कि हिस्ट्री का काम भी आप अपना जल्दी से कंप्लीट करें, क्योंकि हिस्ट्री का ये वाला काम आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको पॉलिटिकल साइंस की नेक्स्ट बुक जो है वो स्टार्ट करूंगी। तो आप लोग जो है ना, अगर चाहते हो कि आपको समझ में आए, तो रिटन वर्क अगर आप अपना साथ रखोगे तो आप टेंशन फ्री काम कर सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। एंड इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट और बात है वो ये है कि अगर आप लोग लाइव इस क्लास में नहीं आ रहे हो, तो मैं जब वीडियो आप लोगों को भेज रही हूँ, मैं कैसे पता करूं कि आप लोग वो वीडियो सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? ऐसी टेक्नोलॉजी तो अभी डेवलप नहीं हुई है ना कि मैं ये पता लगा लूं कि उस बच्चे ने मेरी वीडियो देख ली है कि नहीं देख ली, या वो बच्चा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तुम्हारे घर पे तो मैं सुपरविजन नहीं कर सकती ना, तो और कौन सा तरीका है मुझे आप लोगों से बात करने का या मुझे आप लोगों से काम निकलवाने का? कोई आप लोगों को पास आइडिया हो तो वो भी मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है? चलिए मैं एक बार आप लोगों की अटेंडेंस देख लेती हूँ कि कितने बच्चे आज क्लास में है। 34 स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब है सीधे सीधे 14 स्टूडेंट्स क्लास में नहीं है। और ये अमीशा, अनुराग, अमीशा, आशीष, अग्नि, आयुष, और इसके अलावा और भी कितने बच्चे हैं जो एब्सेंट है? आयुष, सुरजीत और प्रशांत, आशीष, मुस्कान, अच्छा दिशांत, अनुराधा, निश्चित ये नहीं है, सौरभ, वैष्णवी, रितु, राधिका, उषा, अमीशा, ये बच्चे मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं। दिस इज वेरी बैड ऑफ यू। बहुत बुरी बात है, ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। अटेंडेंस लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया। अटेंडेंस लगाने का मतलब ये नहीं है कि 12th पास का सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ गया, ठीक है? तो 12th पास का सर्टिफिकेट तब आएगा जब आप एग्जाम दोगे और जब आप उसमें क्वालिफाई करोगे, एंड यू हैव अ टफ कंपटीशन अहेड। You have to study hard and hard, ठीक है? So if you don't cooperate, if you won't cooperate, तो यहाँ से क्या निकलेगा? अकेला अकेला चना क्या बाहर झोंक लेगा है? तुम्हारे हेल्प, तुम्हारे कॉपरेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? ओके है, थैंक यू।